सीसैट प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में एक मेजर रोल प्ले करता है। बट हर साल हजारों लोग सीसैट की ही वजह से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। जैसा कि हम सब यूपीएससी जर्नी में यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफिकेशन में सीसैट के इंपॉर्टेंट रोल को जानते हैं। बट क्या होता है, हम उसकी तैयारी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के थ्रू नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्रीलिम्स क्वालिफिकेशंस में कैंडिडेट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक, मतलब कि प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते बहुत सारे कैंडिडेट सीसैट की प्रिपरेशन सही तरीके से प्रॉपर स्ट्रेटेजी के थ्रू ना करने की वजह से। तो इस वीडियो से हमारे चैनल पे एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ सीसैट की प्रिपरेशन जर्नी शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सीसैट के ट्रेंड्स को देख लेते हैं। देखिए, पहले हम इस ट्रेंड्स को समझेंगे कि यूपीएससी ने पिछले कुछ सालों में सीसैट का ट्रेंड क्या दिया है। ठीक है, उसके बाद पिछले 10 साल का सीसैट का मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वीडियोस के थ्रू। ठीक है, ये तो पहला वीडियो है, इसमें हम 2014 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट पिछले 10 साल का कॉन्टिन्यूस हम सॉल्व करेंगे मैथ्स और रीजनिंग। तो पहले हम देखते हैं कि हम मैथ्स और रीजनिंग पे ही रिलाई क्यों कर रहे हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी हमारे चैनल पे आएगा, बट पहले हम मैथ्स और रीजनिंग पे करेंगे। ये देखिए ट्रेंड, देखिए 2011 में क्या सीन था। ये जो येलो लाइन है ये क्या शो कर रहा है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन देखिए कितने पीक पे था, इससे कितने क्वेश्चन आते थे अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन, सॉरी ये 38 के आसपास है। 40 क्वेश्चन, 30 प्लस है, 30 प्लस ये भी है 30। बट ये देखिए डिक्रीज़ किया, फिर थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, फिर ये हाँ घटते आया है। ठीक है, यहाँ के कंपेयर में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से क्वेश्चंस कम होते हुए हैं यूपीएससी में। ठीक है, और ये जो ब्लू लाइन है ये क्या है, मैथ्स एंड बेसिक न्यूमेरिकल। इसको देखिए, ये लाइन क्या हुआ है, इंक्रीज करते गई है। इससे क्या समझ में आ रहा है, यूपीएससी बेसिक मैथ्स एंड बेसिक न्यूमरीज की तरफ ज़्यादा अभी जो है, अभी प्रेजेंट में जो सीन चल रहा है मैथ्स और बेसिक न्यूमरीज से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीसैट 2014 मैथ्स एंड रीजनिंग। देखो 2014 में यूपीएससी प्रीलिम्स में सीसैट में जो भी मैथ्स और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए 5% फायर बुलेट एट अ टारगेट एट एन इंटरवल ऑफ 6, 7, 8, 9, 12 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ टाइम्स दे वुड फायर द बुलेट टुगेदर एट द टारगेट इन एन आवर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 लोग एक टारगेट पे बुलेट फायर कर रहे हैं, कितने इंटरवल में, ये देखिए 6, 7, 8, 9 और 12 सेकेंड्स के इंटरवल में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक घंटे में सब लोग साथ में कितनी बारी बुलेट फायर करेंगे उसी टारगेट पे। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहता है। ठीक, इसमें क्या करना होगा आपको, पहले इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, 2 3 6। एलसीएम निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। थ्री और 7। ठीक, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम क्या आएगा इसका, 504। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक घंटे में हमें निकालना है, तो हमें ये 504 सेकेंड्स है। ठीक, तो 1 आवर में कितना मिनट होगा, 60 मिनट्स। तो जो एलसीएम आया है उसको 60 से डिवाइड कर दीजिए। 480, ये बचा 24। अब तो ये आगे डिवाइड होगा नहीं, तो कितने बार, 8 बार ऐसा होगा कि पांचों लोग एक साथ एक ही टारगेट पर फायर करेंगे। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस बार बार यूपीएससी पूछता रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर सी होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रुप ऑफ 630 चिल्ड्रन इज सीटेड इन रो फॉर अ ग्रुप फोटो सेशन। 630 बच्चे रो में बैठे हुए हैं ग्रुप सेशन के लिए। ठीक है, फोटो के लिए। Each row contain 3 less child than the row in front of it. Which one of the following of rows is not possible? देखो, तो सपोज करते हैं कि पहले रो में कितने बच्चे बैठे हैं, n बच्चे। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो दूसरा रो होगा उसमें इसके कंपेयर में 3 बच्चे कम होंगे, n-3। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा रो पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चंस जब आता है तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसको लेकर के चलते हैं। मैक्सिमम ऑप्शन इसमें 6 दिया हुआ। ठीक है, पहले 6 तक देखते हैं, क्या 6 रोज पॉसिबल होगा, क्योंकि हाँ 3 4 तो हो ही सकता है, तभी तो 5th पॉसिबल हुआ। ये सब पॉसिबल होगा तभी तो ये होगा, इसीलिए हम बड़े नंबर को लेकर के चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 6 रोज के लिए कितना होगा, n+,
सेकेंड रो में n-3 हो जाएगा, थर्ड रो में बताइए n-3 ठीक है, क्योंकि ये हो गया सेकेंड से 3 बच्चे कम, फिर थर्ड से 3 बच्चे कम, फोर्थ रो में हमें 6 का निकालना है, ध्यान दीजिएगा, -3 कितना हुआ, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। अब सिक्स्थ रो कर लेते हैं, -3 ठीक, इसके इज इक्वल्स टू 630 बच्चे होने चाहिए। तो आइए हम सॉल्व करके देखते हैं, तो ये कितना होगा बताइए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6n-45 इज इक्वल्स टू 630, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको सॉल्व करने पे n इज इक्वल्स टू 97.5। तो बच्चे 0.5 में थोड़ी ना आएंगे, वो तो एग्जैक्ट आएंगे, तो इसका मतलब सिक्स्थ रो नहीं पॉसिबल होगा। आपका आंसर तो यहीं से मिल गया ना, हमारा आंसर डी होगा, बट हम श्योर हो जाते हैं कि ये सही है कि नहीं, तो कैलकुलेट किस पे करेंगे, फिफ्थ रोज के लिए। फिफ्थ रोज का मतलब आपको ये निकाल देना होगा, ठीक है, ये वाला जो सिक्स्थ रो है उसको निकाल देना होगा। तो क्या आएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो 5n-30 इज इक्वल्स टू 630। इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 120 आएगी, मतलब फर्स्ट रो में 120 बच्चे बैठेंगे और उससे 3-3 कम करके 5 रो में बच्चे बैठेंगे। समझ में आया ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, देयर आर 7 पर्सन अप ऑन अ लेडर ABCDEF एंड G, इसी ऑर्डर में नहीं, ठीक है। ये देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक, रीजनिंग, ठीक है। तो हम आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि एक लेडर का मतलब सीढ़ी पे 7 लोग बैठे हुए हैं, ठीक, ABCDEF G, एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। A इज फर्दर अप देन E बट इज लोअर देन C, B इज इन मिडिल। देखो, पहले हम ये स्टेटमेंट लेके चलते हैं, क्योंकि B तो डायरेक्टली B का पोजीशन फिक्स कर दिया ना, 7 में 1 2 3 4 5 6 7, बीच वाला क्या आया, 4 पोजीशन, इस पे कौन है, B बैठा हुआ है, बैठा है ना। चलिए अब B से रिलेटेड हम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो सॉल्व करना आसान रहेगा। तो देखते हैं, B से रिलेटेड ये दिया हुआ है, G कहाँ है, A और B के बीच में, ठीक है। G यहाँ मान लो, तो A यहाँ हो जाएगा, ठीक, A और B के बीच में G, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। E इज बिटवीन B एंड F, तो B यहाँ हो गया, F 6th पोजीशन पे हो जाएगा, E यहाँ हुआ, ठीक है। इफ F इज बिटवीन E एंड D, F E और D के बीच में, अब देखो कौन सा बचा, C बचा, C फर्स्ट पे हो गया। आपका पूरा सॉल्व हुआ कि नहीं सर। इसीलिए जब भी आप कोई भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक एक स्टेटमेंट को आप पहले ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। जैसे जो फिक्स है पूरा कि हाँ ये तो होगा ही होगा, वहां से उस स्टेटमेंट से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा देखते हैं। द पर्सन ऑन द बॉटम स्टेप ऑफ द लेडर इज, कौन हुआ, डी हुआ, सी आंसर आ गया। आया ना समझ में, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, कंसिडर दैट, ये भी हमारा रीजनिंग से ही रिलेटेड है, ठीक है। अब आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, वैसे तो हम सॉल्यूशन बताएंगे, लेकिन आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये हाइट दिया हुआ है, तो आइए एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। ए इज टॉलर देन बी, देखो क्या कह रहा है, ए बड़ा है किससे, बी से। देखो ऐसे करने से ये भी आपको क्लियर रहेगा, बार बार स्टेटमेंट नहीं देखना पड़ेगा, यहाँ समझ में आ रहा है ना कि हाँ ए बड़ा है बी से, ठीक। सी इज टॉलर देन ए से बड़ा कौन है, सी, ठीक है। ई इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल, सॉरी सी इज टॉलर देन ए, ये हुआ। डी इज टॉलर देन सी से भी बड़ा कौन है, डी है। और ई सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ई है। देखो सॉल्व हो गया ना। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ दे आर मेड टू सिट इन द अबव ऑर्डर ऑफ देयर हाइट हु विल ऑक्यूपाई मिडिल पोजीशन, सी, दो इधर है दो इधर है, सी आया ना मिडिल पोजीशन। देखो कितना इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, तो इसका आंसर सी होगा, ठीक। चलिए देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वीडियो पॉज करके इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखो क्या कह रहे हैं, 6 विलेज दिया हुआ है, देयर आर 6 विलेज ABCDEF, डायरेक्शन से क्वेश्चन है। सबसे पहले ऐसे बना लो, ईस्ट वेस्ट
नॉर्थ साउथ। इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ठीक, चलिए एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यफ इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ डी, तो डी की पोजीशन ये मानिए, यफ ये हुआ, ठीक है, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ना। चलिए पहला स्टेटमेंट हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा क्या है, बी इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई। अब देखो क्या होगा, अब हम यफ या डी से रिलेटेड स्टेटमेंट्स को देखते हैं, क्योंकि यफ और डी का पोजीशन हमें पता चल गया, इससे रिलेटेड देखेंगे तो इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा। यफ या डी से रिलेटेड स्टेटमेंट्स कौन है बताइए, ये है। डी क्या है, 1 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, तो ए की पोजीशन ये हुई ना, तभी तो ए से साउथ में डी है। ठीक, चलिए हमारा 2 स्टेटमेंट हो गया। अब सी इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए, इससे 1 किलोमीटर ईस्ट पे, मतलब कि सी की पोजीशन ये हुई 1 किलोमीटर, हुई ना। ऐसे जो ये गांव दिया हुआ है उसको अंडरलाइन करते जाइए। ए 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ई, नॉर्थ, इसका मतलब कि ई यहाँ हुआ, 1 किलोमीटर ये हो गया और 1 किलोमीटर ये। ठीक, चलिए ये भी हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब एक बचा हुआ, बी इज 1 किलोमीटर टू ईस्ट ऑफ ई, ई का ईस्ट ये हुआ, बी यहाँ पे हुआ ना, सब सॉल्व हो गया हमारा। अब क्वेश्चन देखते हैं, विच 3 विलेज आर इन लाइन, ये कह रहा है कौन से 3 विलेज लाइन में ही है। तो देखते हैं ए सी बी, तो ए यहाँ है, सी यहाँ है, बट बी यहाँ है, नहीं होगा। ए डी ई, ए यहाँ है, डी यहाँ, ई यहाँ, हुआ ना तीनों लाइन में, तो हमारा आंसर बी हो गया, ए डी ई। समझ में आया, सॉल्व करना आसान हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 4 चिल्ड्रन सिटिंग इन अ रो, 4 बच्चे रो में बैठे हुए हैं। ए ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी, देखो 1 2 3 4, 4 बच्चे हैं ना। क्या कह रहा है, बी के बाद ए की सीट है, सपोज दैट बी यहाँ पे बैठा हुआ, ए उसके बाद में बैठेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, बट नॉट नेक्स्ट टू सी, सी ए बी के बाद है लेकिन सी के पहले नहीं है, इसका मतलब सी यहाँ होगा नहीं, सी यहाँ होगा, डी यहाँ। सॉल्व हो गया आपका, क्योंकि आगे दिया हुआ है सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी। हाँ, जब सी यहाँ है डी यहाँ है तो साथ में कहाँ हुए, ठीक है। तो ये कह रहा है डी के एडजेसेंट में कौन बैठा हुआ है, तो डी के एडजेसेंट में कौन है, ए हमारा आंसर आ गया। समझ में आया, ऐसे एक एक स्टेटमेंट को अलग अलग करके सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, देयर आर 50 स्टूडेंट्स एडमिटेड टू नर्सरी क्लास। ठीक है, 50 बच्चे नर्सरी क्लास में, 50 बच्चों का एडमिशन हुआ। सम स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, सम स्पीक्स ओनली हिंदी। ठीक, 10 स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ये वेन डायग्राम पे क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वेन डायग्राम पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता। आगे क्या कह रहा है, if the number of student who can speak English is 21, then how many student can speak Hindi, only Hindi, and how many can speak only English? क्या क्या कैलकुलेट करना है, हिंदी, ओनली हिंदी और ओनली इंग्लिश। तो आइए देखते हैं, पहले लिख लो क्या क्या है। टोटल बच्चे कितने हैं, 50 बच्चे। ठीक, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले कितने हैं, 10 बच्चे। तो इसको वेन डायग्राम पे दिखाते हैं। ठीक, इसको मानते हैं हिंदी, इसको मानते हैं इंग्लिश। ये हो गए हमारे 10 बच्चे। यहाँ पे नंबर लिखते, रुकिए पेन कलर चेंज करते हैं। ये 10 बच्चे, 10 बच्चे क्या हैं, जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक स्टेटमेंट और दिया, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक इंग्लिश इज 21, 21 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ इंग्लिश वाले बच्चे कितने होंगे, 10 हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, 21 बच्चे इंग्लिश बोल लेते हैं, तो सिर्फ इंग्लिश वाले 11 बच्चे होंगे ना, तभी तो टोटल 21 हुए इंग्लिश बोलने वाले। आया समझ में, इसमें पूछा ना ओनली इंग्लिश, आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। ये सीक्वेंस देखेंगे, हिंदी ओनली हिंदी इंग्लिश, ओनली इंग्लिश 11 है, 11 डी आंसर होगा। आइए लेकिन सॉल्व कर लेते हैं। 21 जब इंग्लिश बोल लेते हैं तो हिंदी बोलने वाले कितने हुए, 39 हुए ना, क्योंकि टोटल 50 हैं, 50 में से 21 इंग्लिश बोल लेते हैं, तो हिंदी 39 बचे हुए। हिंदी बोलने वाले 39, ये सिर्फ हिंदी बोलने वाले नहीं, ये हिंदी बोलने वाले जो ये 10 इंक्लूड करके हैं। ठीक, तो अब 39 हिंदी बोलने वाले हैं, जिसमें से 10 हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो सिर्फ हिंदी वाले 29 हुए ना। अब इसको ऐड करिए, 29 11 10 कितना आएगा, 50 आएगा ना, 50 बच्चे। तो ये हमारा आंसर हो गया।
क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गार्डनर इंक्रीज्ड द एरिया ऑफ हिज रेक्टेंगुलर गार्डन बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ बाय 40% एंड डिक्रीजिंग इट्स विड्थ बाय 20%। द एरिया ऑफ न्यू गार्डन, देखो परसेंट पे क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। तो चेंज के पहले का लेंथ 100 मानते हैं और ब्रेथ 50। तो पहले एरिया कितना हुआ, 100 इंटू 50 करेंगे तो कितना आएगा, 5000। ठीक, ये चेंज होने के पहले का एरिया। ठीक है, अब चेंज होने के बाद ये क्या कह रहा है, लेंथ में 40% इंक्रीज कर दिया। तो पहले लेंथ 100 था, 100 का 40% क्या होगा, 40। मतलब कि अब जो नया लेंथ आया है एल डैश मानते हैं, ये कितना हुआ, 140 हुआ। और ब्रेथ क्या होगा, 20%। विड्थ जो है उसी को ब्रेथ कहते हैं, वो 20% डिक्रीज कर दिया गया। तो ये ब्रेथ पहले 50 था ना, पहले 50 था, 50 का 20% क्या होगा, पहले ये कैलकुलेट करिए, 10 होगा। 50 से 10 माइनस किया गया है क्योंकि विड्थ को डिक्रीज किया गया है। तो 50 माइनस 10 क्या हुआ, 40 हुआ ना। तो हमारा नया ब्रेथ क्या आ गया, 40। लेंथ ब्रेथ में चेंज हो गया। अब चेंज होने के बाद जो एरिया आया इसको ए डैश मानिए, कितना होगा, 140 इंटू 40, 5600। इसका मतलब कि इंक्रीज हुआ है एरिया। पहले एरिया 5000 था, अब एरिया 5600। अब कितना इंक्रीज हुआ है ये हमें निकालना है। 600 का इंक्रीमेंट है कितने में, 5000 में, इंटू 100 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा 12% का इंक्रीमेंट। तो गार्डनर ने क्या किया, इंक्रीज किया, ओवरऑल इंक्रीज हुआ उसके गार्डन के एरिया में, कितने का, 12% का। ठीक, सॉल्यूशन समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 6 बुक्स लेवल्ड ABCDEF आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, जिसमें से क्या कह रहा है, BCEF जो बुक है वो ग्रीन कलर का है, वाइल अदर हैव येलो कवर। बाकी जो है उसका कवर किस कलर का है, येलो। तो आइए एक करके देखते हैं, लिखते चलते हैं। पहले टोटल कितनी बुक्स हैं, ABCDEF। ठीक, BCEF ये क्या कह रहा है, ग्रीन कलर है। बचा हुआ कौन कौन है, ABC यही हो गया, D किस कलर का है, येलो। आगे देखते हैं, ABD न्यू है, इसको भी लिख लो, ABD न्यू है। अदर ओल्ड वॉल्यूम है, तो ओल्ड कौन कौन हुआ, CE और F, ये ओल्ड हुआ ना। ABC लॉ रिपोर्ट है, ABC लॉ रिपोर्ट। देखो ऐसा लिखने को क्यों कह रही हूँ, क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, फिर सॉल्व आपको बहुत आसानी से हो जाएगा और 100% सही होगा। बाकी रेस्ट मेडिकल है, तो मेडिकल कौन हुआ, DEF मेडिकल। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछा क्या है ये देख लेते हैं। विच 2 बुक्स आर ओल्ड, मेडिकल एंड ग्रीन कवर। ओल्ड भी होना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए, ग्रीन कवर। देखो ग्रीन चाहिए, BCEF है, ओल्ड CEF है, मतलब कि B कैंसिल हो गया, अब CEF में से होगा। बाकी मेडिकल DEF, तो C और D हो गया, इसका मतलब E और F होगा। EF कौन सा है, B आंसर हो गया। सॉल्व करना आसान हुआ ना, ऐसे ही करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, 6 identical cards are placed on a table. Each card has number 1 marked on one side and marked number 2 on other side. देखो 6 कार्ड्स रखे हुए हैं, पहले 6 बना लो। ये कह रहा है एक साइड नंबर 1 लिखा हुआ है और जो इसका ऑपोजिट साइड है वो क्या लिखा हुआ है, ऑपोजिट साइड मतलब कि पीछे क्या लिखा हुआ है, नंबर 2, सब पे लिखा हुआ है सेम। All 6 cards are placed in such a manner that the number 1 is on the upper side. सारे कार्ड्स कैसे रखे हुए हैं कि नंबर 1 दिख रहा है, ठीक है, नंबर 2 पीछे है उसके। In one try exactly 4 cards are turned upside. In how many least number of tries can the card be turned upside down such that 6 card shows number 2 on the upper side? देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 कार्ड रखे हुए हैं, सबके ऊपर 1 लिखा हुआ और पीछे साइड में 2 लिखा हुआ, ठीक है।
और सब ऐसा ही रखा हुआ है कि ऊपर 1 दिख रहा है, तो एक साथ मतलब एक बार में 4 कार्ड्स को ही पलटा जा सकता है, ना 4 कार्ड से अधिक ना 4 कार्ड से कम। तो हमें ऐसा लाना है कि जो पूरे 6 कार्ड्स हैं उसमें 2 विजिबल होने लगे। कितनी बार हम ऐसे कार्ड्स पलटेंगे कि सब पे 2 बार विजिबल होने लगे? एक बार में 4 कार्ड साथ ही में पलटाएगा। बताइए अब कैसे होगा? देखो, इसको इरेज कर दे, इसको इरेज करते हैं। मान लीजिए पहले हम ये 4 कार्ड्स पलटते हैं, ठीक है? क्या होगा तब? यहाँ 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, ये 2 हुआ, ये 2 हुआ ना? ये फर्स्ट टर्न है समझिए हमारा, क्योंकि पहले हम एक बार में 4 कार्ड पलटाएगा, ठीक? ये हमारा 1 और 1 ही रहा, हुआ ना? अब सेकेंड टर्न पे हम क्या करेंगे? सॉरी, अब सेकेंड टर्न पे हम क्या करेंगे? सेकेंड टर्न पे ये तीनों कार्ड और ये कार्ड टर्न करते हैं, तो यहाँ तो 2 ही रहा। ये जो कार्ड टर्न हुआ यहाँ 1 1 1 हो गया, यहाँ पे 1 ऑलरेडी था, ये 2 हो गया, हुआ ना? और अब थर्ड टर्न पे फिर से 4 कार्ड ही टर्न होगा, ये 4 जो 1 बचे हुए हैं इसको टर्न कर देंगे, तो 6 कार्ड हमारे पास 2 2 के आ गए। आया समझ में ना? पहले ये 4 कार्ड टर्न करेंगे तो हमारे पास 4 2 आ गया, और 2 अभी 1 1 बचा हुआ, ये आया ना? अब ऐसा टर्न करेंगे, टर्न एक साथ में 4 ही होगा। अब ये 3 और इसको टर्न करेंगे, यहाँ पे तो 1 रहेगा ही रहेगा, ठीक है? ये 3 जब टर्न करेंगे तो आ गया 1 1 1, यहाँ 1 था ही, इसको 2, अब बचा ये 4, ये 4 को एक साथ टर्न कर देंगे। तो मिनिमम 3 बार टर्न करने पे हम जो पूरे 6 कार्ड्स हैं उनमें 2 नंबर ला सकते हैं। मिनिमम कितना हुआ? 3 बार। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ग्राफ वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चंस देखिए, इन विच ईयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी सेम? ये कह रहा है एवरेज प्रॉफिट किस साल में सिमिलर आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है, नियर अबाउट सेम, सिमिलर नहीं सेम पूछा हुआ। देखो सेम कहाँ पे? यहाँ पे है ना, यही ए पॉइंट और बी पॉइंट यहाँ पे सेम आ रहा है। सॉरी, ये कौन सा ईयर हुआ? 1996, मतलब कि ए आंसर, ठीक? चलिए देखो, ये भी पीछे ग्राफ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी किस ईयर में? 1998 में। तो आइए देखते हैं, 1998 ये हुआ, ठीक है? अब देखो ए का कितना प्रॉफिट जा रहा है? अप्रॉक्स 3200, और बी का, बी यहाँ पे है, बी का कितना जा रहा है? यहाँ जा रहा है, ठीक है? कितना जा रहा है? 3800 के आसपास। सॉरी, ए का 3200 प्रॉफिट जा रहा है, जहाँ पे बी का 3800। तो डिफरेंस दोनों का कितना आएगा? डिफरेंस पूछा है ना, 3800 माइनस 3200 कितना हुआ? 600 का डिफरेंस जा रहा है, मतलब प्लस 600। डिफरेंस पूछा ना प्रॉफिट ऑफ बी और ए, बी का प्रॉफिट 3800 है और ए का 3200 जा रहा है, ठीक? चलिए आगे देखते हैं। हाउ मेनी मोर एवरेज प्रॉफिट डिड ए मेक इन ईयर 2000 देन ईयर 1999? ये कह रहा है 1999 में जितना प्रॉफिट हुआ था उससे कितना ज़्यादा ए का प्रॉफिट 2000 में हुआ। तो आइए ग्राफ से ये भी देखते हैं, इसको भी रेज कर देते हैं। 99 और 2000 और सिर्फ ए का प्रॉफिट पूछा है, तो कैलकुलेट करते हैं। देखो ध्यान है ना, 1999 में कितना आ रहा है? 1999 में अप्रॉक्स ये बीच में आ रहा है, देखो बीच में आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट कितना आ रहा है? 3500 के आसपास। 2000 में कितना आ रहा है? यहाँ पहुंच गया है, ये आएगा 5500, ठीक? आइए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो कितना हुआ? 2000 में मतलब ईयर 2000 में कितना आ रहा है? 5500, और 1999 में 3500। कितने का प्रॉफिट हुआ? 2000 का। हो रहा है ना? कितना हुआ? 2000। डी आंसर हो गया, ठीक? चलिए, व्हाट इज ट्रेंड ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी
फ्रॉम 1997 टू 2000, 1997 से 2000 के बीच में बी के प्रॉफिट का ट्रेंड क्या चल रहा है। बी देखिए ये है 97 से, मतलब यहाँ से 2000, यहाँ से ये इंक्रीज ही कर रहा है, कहीं पे डिक्रीज नहीं हुआ है। यहाँ पे तो स्टेगनेंट था बट इंक्रीज ही कर रहा है। तो आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ। नॉन इंक्रीजिंग गलत, नॉन डिक्रीजिंग हाँ ये हो सकता है, स्टीडी नहीं, स्टडी नहीं है, इंक्रीज किया है। फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएट कहाँ, डिक्रीज कहीं किया ही नहीं है, मतलब कि हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताएं, हम जरूर समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल पे बेस्ड है, ठीक है। क्या कह रहा है, फॉलोइंग टेबल मार्क शो कर रहा है दो बच्चों का, स्टूडेंट ए का और स्टूडेंट बी का। क्या पूछ लिया, डिफरेंस इन द मीन एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट, मतलब कि जो भी एग्रीगेट परसेंटेज आ रहा है दोनों स्टूडेंट का, उनके बीच का डिफरेंस पूछा है। तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले स्टूडेंट ए का परसेंटेज वगैरह यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, क्वेश्चंस पूछ लेता है। स्टूडेंट ए का टोटल कितना मार्क्स है, ये कितना मार्क्स ऑब्टेन्ड है, ये देखो 60 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 30 कितना हुआ, 210। और टोटल कितना है स्टूडेंट ए का, ये कितना है 350। ठीक, अब इसका परसेंटेज कैलकुलेट करिए, परसेंटेज क्या होगा, 210 ऑब्टेन किया है 350 में से, ये होगा परसेंटेज का फॉर्मूला। तो इसका आएगा 60%। स्टूडेंट ए ने कितना किया, 60% ऑब्टेन किया। अब स्टूडेंट बी का कैलकुलेट करते हैं। बी का टोटल परसेंटेज पहले सॉरी ऑब्टेन मार्क्स कितना हो जाएगा, 80 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 15, ये हो जाएगा 225। और टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा बी का, ये वाला 375। इसका भी परसेंटेज निकालिए, 225 अपॉन 375 इंटू 100, तो ये आएगा 60%। इनका भी 60%। ठीक है, बी ने भी 60% पाया है और ए भी 60%। डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। जब दोनों 60% पाए हैं तो डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, एग्जामिन द फॉलोइंग फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज़ अबव फिगर एम्बेडेड इन। ये कह रहा है कि इन चारों में से ये फिगर किस में है। अब देखो ये पहली लाइन ऐसे है, फिर ऐसे 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 ऐसे। आइए एक एक करके देखते हैं। पहले तो ये इधर है, इसमें ये है ही नहीं, कहीं से है नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो। ठीक, यहाँ देखते हैं। यहाँ मान लो ये तो आपके पास मिल गया, ठीक है, ये वाली जो पॉइंट, फिर ये, हाँ ये हो गया, ये, और फिर यहाँ ये ऐसे होता तब तो भी होता ना, बट इसने इधर टर्न कर दिया तो ये भी नहीं होगा। अब ये सी में देखते हैं, ये वाली पॉइंट्स, ठीक, ये हो गया, ठीक है, इधर टर्न है, इधर टर्न है, फिर इधर है, इधर है, अपसाइड, अपसाइड, मतलब कि सी आंसर होगा हमारा। समझ में आया ना? अगर नहीं समझ में आया तो बताइए, देखिए फिर से आप इसको देखिएगा, फिगर से मिलाइएगा, इस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर फिट इन द ब्लैंक पार्ट। अब यहाँ पे कौन सा फिगर फिट होगा, देखो क्या दिया हुआ है। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, दो में अपर दिया हुआ है, मतलब कि दो में सेम दिया हुआ फर्स्ट पार्ट, ठीक, थर्ड में सेम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ भी अप है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे अप होगा। एक मिनट, यहाँ पे अप होगा, ठीक, दिया है ना सब में, तो अप होगा, अप होगा, अप होगा, डी आंसर एलिमिनेट हो गया। अप डाउन अप, ठीक है, इधर एरो, इधर एरो, इधर एरो दिया हुआ ना, मतलब इसका ऑपोजिट होगा ये, तो इसका ऑपोजिट अप, डबल एरो जो ऊपर दिया हुआ है वही आंसर होगा, मतलब कि बी आंसर होगा हमारा। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, ये टेबल दिया हुआ है और इसमें ये जो मिसिंग नंबर है उसको सॉल्व करने को कह रहा है। देखो ये सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, ट्रिक बेसिस पे होते हैं, आप जितना सॉल्व करेंगे उतना आपको ये सॉल्यूशन आता जाएगा। ठीक, देखो इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बताइए, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 60 60, इसका मतलब कि यहाँ पर भी तीनों नंबर ऐड करने पे 60 आएगा। तो 33 प्लस एक्स प्लस 19 इज इक्वल्स टू 60, एक्स इज इक्वल्स टू
60 माइनस 52, तो x की वैल्यू 8, x क्या होगा 8, आंसर आ गया डी। ठीक, ये देखिए ये हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको इसका क्लास चाहिए होगा जिससे शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह के, तो आप कमेंट करिएगा, हम इसके क्लास भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स विथ वन एम्प्टी ब्लॉक इन द लोअर एक्सट्रीम। यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे क्या फिल होगा क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो यहाँ पे 4 सर्कल दिया हुआ है, 3 हो गया 2 हो गया। ठीक, यहाँ पे 3 सर्कल 2 1 सर्कल, यहाँ 2 सर्कल 1, यहाँ पे कोई सर्कल नहीं। यहीं से सॉल्व हो गया कि जिस ऑप्शन में ऊपर सर्कल नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा, मतलब कि ए, इसमें ऊपर सर्कल नहीं है ना, ये हमारा आंसर। ठीक, देखिए कंसिडर द फॉलोइंग फिगर, 4 फिगर दिया हुआ है और 5वें पे क्या होगा, 5th प्लेस पे क्या होगा ये पूछा हुआ है। ठीक, आइए देखते हैं। देखो ये ब्लैक फील्ड इधर है, ये ब्लैक फील्ड इधर है, मतलब कि पहले लेफ्ट में है, दूसरे में राइट में है, इसमें डाउन है, इसमें अपर है, फिर इसमें लेफ्ट ही होगा। जो फील्ड लेफ्ट होगा ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक, ये दोनों एलिमिनेट हो गया, ऐसे एलिमिनेट करके करिएगा। इसमें अपर है, डाउन है, राइट है, फिर लेफ्ट है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी क्या होगा, अपर, दोनों में से अपर बी, बी हमारा आंसर हो गया। यूपीएससी ने भी बी आंसर दिया है। ऐसे करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अ बेल रिंग एवरी 18 मिनट्स, सेकेंड बेल रिंग 24 मिनट्स, पहली बेल 18 मिनट पे लगती है, दूसरी 24 मिनट पे, तीसरी 32 मिनट पे। इफ़ ऑल 3 बेल रिंग्स एट द सेम टाइम 8 o'clock इन द मॉर्निंग, at what other time they will all at what other time will they all ring together। देखो ऐसे क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में सॉल्व किया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहला काम, जो भी नंबर्स दिया हुआ उनके एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालिए 18, 24 और 32 का। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 288। ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 288, ये मिनट्स हो गया। ठीक है, मिनट्स में दिया हुआ। अब क्या कह रहा है, सुबह में 8 बजे बेल लगती है। ठीक है, नेक्स्ट बेल कब लगेगी, 288 मिनट्स को आर में पहले कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 4 hours 48 मिनट्स। ठीक, इसका मतलब कि 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद 4 घंटे 48 मिनट पे नेक्स्ट बेल साथ में लगेगी। तो 8 बजे के बाद 4 घंटा कितना होगा, 8 बजे के बाद 12 बज के 48 मिनट पे नेक्स्ट बेल सबकी साथ में लगेगी। ठीक, बी आंसर। ठीक है, देखो, एज पर अग्रीमेंट विद अ बैंक, अ बिजनेस मैन हैड टू रिफंड अ लोन इन सम इक्वल इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट। आफ्टर पेइंग 18 इंस्टॉलमेंट ही फाउंड दैट 60% ऑफ हिज लोन वॉज रिफंडेड। देखो क्या कह रहा है, एक बिजनेसमैन लोन लिया रहता है उसको वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा। ठीक है, बिना इंटरेस्ट के। तो जब बिजनेसमैन 18 इंस्टॉलमेंट भर देता है तो उसको क्या पता चलता है कि वो 60% लोन का पूरा कर चुका है। ठीक है, मतलब कि 18 इंस्टॉलमेंट देने के बाद बिजनेसमैन ये देखता है कि उसका जितना लोन था उसका 60% वो भर चुका है। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछ लिया है कि टोटल कितने एग्रीमेंट में टोटल इंस्टॉलमेंट कितना था। जब 18 इंस्टॉलमेंट 60% तक लोन भरा गया है तो टोटल इंस्टॉलमेंट पूछ लिया है कि लोन में कितना था। इसका मतलब कि 100% लोन में कितना इंस्टॉलमेंट था, क्वेश्चन ये पूछ लिया है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम ऑप्शंस को लेके चलते हैं। देखते हैं कि ये जो चार ऑप्शन है उसमें किसका 60% 18 आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए एक एक करके देखते हैं। 33 को लेके चलते हैं। ठीक है, 33 का 60% निकालते हैं, कितना आएगा, देखो ये तो पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में तो होगा नहीं, हमें 18 इंस्टॉलमेंट चाहिए ना, 18। अब 30 को देखते हैं,
यहाँ पे 30 को देखते हैं, 30 का 60%, 18 इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब कि टोटल अग्रीमेंट में 30 इंस्टॉलमेंट था, जिसमें से जो बिजनेसमैन था 18 इंस्टॉलमेंट दे दिया, मतलब कि 60% उसका पूरा हो गया, 12 और बचा हुआ है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, इन अ ग्रुप ऑफ 6 women देयर आर 4 डांसर, 4 वोकल म्यूजिशियन, 1 एक्ट्रेस, 3 वॉयलिनिस्ट। गिरजा एंड वानजा आर अमंग द वॉयलिनिस्ट। देखो अब इसमें भी एक एक करके देखते हैं क्या कह रहा है। गिरिजा और वानजा, गिरिजा एंड वानजा कौन है? वॉयलिनिस्ट है। जालजा शैलजा डू नॉट नो हाउ टू प्ले वॉयलिन। तो मतलब कि इसको भी लिख लेते हैं ऐसे, जालजा एंड शैलजा, ये क्या है? वॉयलिनिस्ट नहीं है, मतलब इनको नहीं आता। शैलजा और तनुजा डांसर है, शैलजा एंड तनुजा डांसर। फिर जालजा वांजा शैलजा तनुजा, जालजा वांजा शैलजा और तनुजा, ये चारों क्या है? वोकल म्यूजिशियन है, वोकल म्यूजिशियन। ठीक, एंड 2 ऑफ देम वॉयलिनिस्ट, इन दोनों में से वॉयलिनिस्ट, इन चारों में से 2 इसमें से वॉयलिनिस्ट भी हैं। तो देखो वॉयलिनिस्ट टोटल 3 क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, 4 डांसर हैं, देयर आर 4 डांसर, 4 वोकल म्यूजिशियन, वोकल म्यूजिशियन चारों तो हमें पता चल गए, 1 एक्ट्रेस, 3 वॉयलिनिस्ट, तो वॉयलिनिस्ट 2 पता चले। देख लेते हैं आप कौन है। गिरिजा और वानजा तो हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे वानजा दिया हुआ है। जो ये दिया हुआ है जे से कॉल, इसका नाम है जैलजा और शैलजा, वॉयलिनिस्ट नहीं है, जैलजा शैलजा नहीं, इसका मतलब वॉयलिनिस्ट तनुजा भी है। देखो यहाँ से सॉल्व कर लिया ना एक। चलिए, पूजा एक्ट्रेस, पूजा एक्ट्रेस। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ लिया। हु अमंग द फॉलोइंग सर्टेनली अ डांसर एंड अ वॉयलिनिस्ट, ये कह रहा है इसमें से कौन एक डांसर और वॉयलिनिस्ट दोनों है। तो देखो, डांसर शैलजा और तनुजा, और वॉयलिनिस्ट तनुजा गिरिजा और वानजा, इसका मतलब तनुजा क्या है? डांसर भी हैं और वॉयलिनिस्ट भी हैं, तनुजा डी। सॉल्व हो गया। ऐसे करके एक एक स्टेटमेंट्स को पढ़ना होता है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द लेटर एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी इन देयर ऑर्डर आर सब्सटीट्यूटेड बाई 9 इंटीजर 1 to 9। देखो एल एम एन ओ पी क्यू लिख लो, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, सबको एक एक नंबर दिया हुआ है 1 से 9 तक। ठीक, ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में दिया हुआ है, सबको दिया गया। 4 इज असाइन टू पी, पी को कौन सा नंबर दिया गया है? 4। डिफरेंस बिटवीन पी एंड टी इज 5, पी और टी का जो डिफरेंस है नंबर का 5 है, तो इसका मतलब टी को 9 दिया गया है, तभी तो 9 - 4 5 आया। ठीक, डिफरेंस बिटवीन यन एंड टी इज 3, यन और टी का डिफरेंस 3 होगा, तो यन को 6 मिला, तभी तो आया ना 3, ये 5। व्हाट इज इंटीजर असाइन टू यन, यन को क्या मिल गया? 6 मिला। देखो कितना आसान क्वेश्चन होता है। ठीक, चलिए। 4 पर्सन आलोक भूपेश चंदेर एंड दिनेश, अ टोटल ऑफ 100 अमंग देमसेल्स, इन चारों लोग के पास क्या है? 100 रुपये है, मतलब कि आलोक प्लस भूपेश प्लस चंदेर प्लस दिनेश, चारों को मिला करके कितना है? 100 रुपये। आलोक भूपेश बिटवीन देम हैव एज मच मनी एज चंदेर दिनेश, मतलब कि ए और बी के पास उतने ही पैसे हैं जितना सी और डी का मिला के है। ठीक, चलिए। बट आलोक हैज मोर मनी देन भूपेश, इसके पास, मतलब कि कलर चेंज अप करते हैं। देखो, आलोक के पास ज़्यादा है 20 है, ठीक है, एंड चंदेर हैज़ ओनली हाफ मनी ऑफ दिनेश, दिनेश के पास जितना है उनका हाफ मनी चंदेर के पास है, मतलब कि इन दोनों में किसके पास ज़्यादा हुआ? दिनेश के पास ज़्यादा हुआ ना। इन दोनों लोगों में ए के पास ज़्यादा है, ऐसे ए बी सी डी से करेंगे तो
हो जाएगा, ठीक। आलोक हैज़ इनफैक्ट 5 मोर देन दिनेश। अब इन दोनों में ए के पास जाते हैं, इन दोनों में डी के पास जाते हैं, आगे क्या कह रहा है, बल्कि आलोक जितना दिनेश के पास है उसमें +5 और करेंगे तब आलोक के पास है। तो सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास हुआ, आलोक के पास, फिर दिनेश के पास, उसके बाद बी और सी का, ठीक है। सबसे ज़्यादा आलोक, दिनेश, फिर बी सी। समझ में आया ना कैसे? इन दोनों में तो आलोक के पास ज़्यादा है, इन दोनों में दिनेश के पास ज़्यादा है। बट आगे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि आलोक के पास दिनेश से 5 रुपये ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि आलोक का ज़्यादा हुआ। हु हैज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी, आलोक, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन को। जॉर्ज अटेंड म्यूजिक क्लास ऑन मंडे। जॉर्ज म्यूजिक क्लास कब अटेंड करते हैं, मंडे को, ठीक। अटेंड मैथ्स क्लास ऑन वेनसडे, मैथ्स क्लास सॉरी वेनसडे को, ट्यूसडे। हिज लिटरेचर क्लास नॉट ऑन फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, और संडे। लिटरेचर क्लास फ्राइडे को नहीं है, चलिए इसको अभी साइड में रखते हैं। ही अटेंड हिस्ट्री क्लास ऑन द डे फॉलोइंग ऑफ हिज मैथमेटिक्स क्लास। मैथ्स की क्लास वेनसडे को होती है, उसके बाद ये हिस्ट्री की क्लास करते हैं, ठीक। ऑन ट्यूसडे ही अटेंड हिज स्पोर्ट्स क्लास, ट्यूसडे को स्पोर्ट्स क्लास करते हैं, ठीक है। अब लिटरेचर का कोई डे फिक्स नहीं है, बट फ्राइडे को नहीं होता, तो लिटरेचर इन दोनों दिन में से एक दिन हो सकता है, ठीक है, इस दिन क्लास नहीं है। इफ़ ही अटेंड्स 1 सब्जेक्ट इन अ डे एंड ही संडे फ्री है, तो इसका मतलब लिटरेचर क्लास सैटरडे को लिटरेचर होगा। क्वेश्चन क्या पूछ लिया, संडे को तो फ्री है, साथ में और एक दिन वीक में कौन सा फ्री मिल रहा है जॉर्ज को, तो फ्राइडे को कोई क्लासेस नहीं होती, डी आंसर, ठीक है, फ्राइडे क्लास। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, इन अ रो ए इज इन 11th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट। देखो क्या कह रहा है, एक रो में ए की क्या पोजीशन है, ए किस पोजीशन पे है, 11, मतलब कि यहाँ पे 10 बच्चे हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। लेफ्ट से, यहाँ ये लेफ्ट होता है ना, लेफ्ट से बी 10th पोजीशन फ्रॉम राइट, मतलब बीच में कितने बच्चे हमें नहीं पता, ठीक है। बी किस पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे, मतलब कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 9 बच्चे अभी हैं। आगे क्या कर रहे हैं, ए इफ ए एंड बी इंटरचेंज में कलर चेंज करते हैं, देखिए, इफ ए एंड बी इंटरचेंज देन ए बिकम्स 18th फ्रॉम लेफ्ट। मान लो बी यहाँ आ गया और ए यहाँ आ गया, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अगर इंटरचेंज कर लेते हैं तो ए लेफ्ट से 18वें पोजीशन पे आ जाता है, मतलब कि ये पोजीशन 18th हो जाती है, ठीक है। मतलब ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक कितने बच्चे हो गए, 17 बच्चे हो गए। हाउ मेनी पोजिशन आर देयर इन रो अदर देन ए एंड, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन रो अदर देन ए एंड बी, ये कह रहे, तो ए और बी को छोड़ करके टोटल कितने बच्चे होंगे, तो आइए देखते हैं। देखो, इंटरचेंज करने के बाद ए यहाँ पहुँचा ना 18वें पोजीशन पे, मतलब कि यहाँ 17 बच्चे हैं बी को ले करके, ठीक। और इधर कितने हो गए, 9 बच्चे, तो 17 इधर हो गए +9, बट 17 में ए भी है ना, तो ए को हम हटा देंगे, तो कितने हुए, 16 + 9, टोटल कितने बच्चे हुए, 25। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, हम फिर से बताएंगे, ठीक है। देखो, 2 कार स्टार्ट टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम अ प्लेस ए एंड बी विच आर एट डिस्टेंस 160 किलोमीटर्स। ये कह रहा है 2 कार हैं, ए और बी, ठीक है, ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, टोटल डिस्टेंस 160 किलोमीटर्स का है। दे स्टार्ट एट सेम टाइम 8:10 इफ़ द स्पीड ऑफ कार आर 50 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि मान लो इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और इनकी 30 किलोमीटर पर आवर है। 8:10 पे दोनों लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि किस पॉइंट पे जा कर के मिलेंगे, जिस पॉइंट पे मिलेंगे उस मतलब टाइम क्या होगा, किस टाइम पे ये लोग मिलेंगे। देखो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। स्पीड क्या दिया हुआ है, एक का 50 किलोमीटर है, एक का 30 किलोमीटर, मतलब कि ओवरऑल 80 किलोमीटर्स पर आवर दिया हुआ है, डिस्टेंस 160, और हमें टाइम कैलकुलेट करना है, यही करना है ना।
160/80 टाइम 2 घंटे बाद ये मिलेंगे, तो 8:10 पे चल रहे हैं, 2 घंटा बाद मतलब 10:10 पे ये लोग मिल जाएंगे। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे मिलेंगे, उस पॉइंट पे टाइम क्या होगा, 10:10 AM। ठीक, समझ में आया? चल ये क्वेश्चन देखते हैं हम। A and B decide to travel from place X to place Y by bus। देखो A और B साथ में X जगह से Y जगह तक जा रहे हैं, किससे, बस से। ठीक है, A has ₹10 with him, he finds that it is 80% of the bus fare for 2 person। A के पास कितना है, 20 रुपए है, जो कि किसके बराबर है, जितना 2 लोग का बस का किराया लगता है उसके 80% के बराबर। टोटल बस फेयर देख लेते हैं, 2 लोग का कितना लगेगा, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं टोटल बस फेयर। पहले ये सारी चीज़ें आप पहले से कैलकुलेट करके रखिएगा, ठीक है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। देखो क्या कह रहा है, 80%, अगर ये 10 रुपये, सॉरी क्वेश्चन में 10 रुपये दिया हुआ है, 80% अगर 10 रुपये के बराबर है तो 100% निकालना है हमें, यही कैलकुलेट करना है ना। कैसे होगा बताओ, 1% इज इक्वल्स टू 10/80, तो 100% इज इक्वल्स टू 10/80 इंटू 100 होगा ना, ये आएगा 12.5। मतलब कि 2 लोग का बस का किराया कितना लग रहा है, 12.5 रुपये। अब आगे देखते हैं, ए के पास है कितना, 10 रुपये बस है। बी फाइंड्स दैट ही हैज़ 3 रुपीज़ विथ हिम। अब बी के पास कितना है, 3, तो मतलब टोटल इन लोग के पास कितना हो गया, 13 रुपये हो गया, जो कि वो ए को दे दिया, तो टोटल 13 रुपये हो गया ना। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारे पास हुआ क्या कि जो ए और बी हैं दोनों को मिला के 13 रुपये हुआ, टोटल किराया लग रहा है 12.5 रुपये, मतलब इन लोग के पास पर्याप्त पैसे हैं। आइए अब स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है, एक एक करके देखते हैं। नाउ द मनी ए हैज़ इज जस्ट इनफ टू बाई 2 टिकट्स, नहीं, 50 पैसे मतलब कि 0.5 रुपीज़ एक्स्ट्रा है ए के पास, तो यह स्टेटमेंट नहीं होगा। ए स्टिल नीड ₹2 फॉर बाइंग द टिकट, नहीं, पैसे तो उनके पास सफिशिएंट है ना। आफ्टर बाइंग 2 टिकट्स ए विल हैव लेफ्ट विथ 50 पैसे, ये सही है, 2 टिकट खरीदने के बाद 50 पैसा ए के पास लेफ्ट बचेगा। समझ में आया ना कैसे। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए, मतलब कि ये किस पे आ गया, डायरेक्शन पे क्वेश्चन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आइए देखते हैं, बी का लोकेशन ए के नॉर्थ में, मान लो ए की पोजीशन ये हो गई तो बी की पोजीशन ये हो गई, ठीक है। और लोकेशन ऑफ सी इज ईस्ट ऑफ ए, ईस्ट ऑफ ए का मतलब सी यहाँ हो गया, ए बी सी का जगह पता चला गया, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए बी का मतलब ये हो गया, कितना है, 5 किलोमीटर, और ए सी का डिस्टेंस ए सी 12 किलोमीटर, ठीक। अब पूछा क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लोकेशन बी एंड सी, बी और सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ लिया। अब देखो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, बनाना ये पूछ लिया, राइट एंगल ट्राइंगल हुआ 90 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, ये तो पढ़े ही होंगे ना पाइथागोरस थ्योरम में। इसमें क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। हमें बी सी स्क्वायर, बी सी ही कैलकुलेट करना है, बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है ना। आइए अब इस पर सॉल्व करते हैं। ए बी क्या है, 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 प्लस 5 इज सॉरी 25 इज इक्वल्स टू 169, मतलब बी सी की वैल्यू क्या आ गई, 13 है। समझ में, बी सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 13 किलोमीटर, बी आंसर होगा। समझ में आया। पाइथागोरस थ्योरम तो क्लास 6-7 से स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, फॉर अ चैरिटी शो टोटल टिकट सोल्ड 420। एक चैरिटी शो हुआ जिसमें टोटल टिकट्स कितने थे, 420 बेचे गए, ठीक। क्या कह रहा है, हाफ ऑफ दीज टिकट सोल्ड एट रेट ₹5 ईच। जो 420 है उसका आधा टिकट 5 रुपये के हिसाब से बेचा गया, 1/3 3 रुपये के हिसाब से बेचा गया, और उसके बाद जो बचा वो 2 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं 420 का हाफ और 1/3 होगा कितना। 420 का हाफ निकालते हैं तो कैसे, 420/2 कर देंगे, तो कितना हुआ, 210, ठीक। ये 210 कितने के हिसाब से बिका, 5 रुपये के हिसाब से, कितना हुआ, 1050 रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब 420 का 1/3 निकाल लेंगे, ये कैलकुलेट करते हैं कितना होगा,
140, ये किस हिसाब से बिका? 3 रुपये के हिसाब से। तो कितने का हुआ? 420 रुपीज़ का। ठीक है, अब कितना लेफ्ट बचा ये देखो, हाफ 210 और 140, मतलब कि 1/3 140 हुआ। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 350। टोटल 420 था, तो बचा कितना? 350 तो बिक गया। कितना बचा? 70। तो 70 टिकट किस हिसाब से बिका? जो बचा हुआ है 2 रुपये के हिसाब से, मतलब कि 140 रुपये में। तो टोटल कितना हुआ? 1050 प्लस ये 420 प्लस 140, इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे कितना आएगा? 1610। मतलब कि सी हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखो, ये फैमिली रिलेशन बेस्ड पे क्वेश्चन है। आइए इसको एक एक स्टेटमेंट करके देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, क्या कह रहा है? ABCDEF मेंबर ऑफ फैमिली। ABCDEF फैमिली मेंबर्स हैं, जिसमें से इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, डॉक्टर, ड्रॉट्समैन, लॉयर और जज हैं। ठीक, ए क्या है? इंजीनियर। लाइन खींच लीजिए ऐसे। ठीक है, ए क्या है? इंजीनियर है। ठीक, ER लिखिए, ए इंजीनियर। आगे क्या कर रहा है? मैरिड टू लेडी स्टेनोग्राफर, शादी इनकी किससे हुई है? स्टेनोग्राफर। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? स्टेनोग्राफर लेडी है, फीमेल है, और ए मेल है। अब स्टेनोग्राफर है कौन, ये हमें नहीं पता। ठीक, चलिए आप आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? यहाँ जज मैरिड टू लॉयर। जज हमें नहीं पता मेल है फीमेल है कौन है, किससे शादी हुई है? लॉयर से शादी हुई है। ठीक, इन दोनों का रिश्ता बता दिया है। आगे देखते हैं। जज यहाँ लिखिए, जज। यफ ड्रॉट्समैन है, सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ ई। यफ क्या है? ड्रॉट्समैन है। ठीक है, इनका रिश्ता कैसे बताए? ई के भाई और बी के सन है। अब बी कौन है, ई कौन है, हमें नहीं पता। ठीक, हमारे पास ये दोनों बचा हुआ। आगे देखते हैं। सी लॉयर, लॉयर कौन है? यहाँ से आ गया, डॉटर इन लॉ ऑफ डी। डी की ये कौन है? डॉटर इन लॉ। ई अनमैरिड डॉक्टर, ई का तो अलग ही हो गया। डॉटर है किसकी? सॉरी, ई अनमैरिड डॉक्टर है। ई कौन है? डॉक्टर है, और ये अनमैरिड है। और एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये ई और एफ भाई है। भाई बहन है, भाई बहन है या भाई भाई है, नहीं क्लियर है। ठीक है, बट ये पता है कि एफ मेल है, इसका मतलब ये सन मेल है। ये देखो, डी ग्रैंड मदर ऑफ एफ, ये एफ की ग्रैंड मदर है, ये भी रिश्ता दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ क्या समझ में आ रहा है? डी तो ग्रैंड मदर भी है, और सी जो लॉयर है वो डी की बहू है। ठीक है, तो इसका मतलब डी स्टेनोग्राफर हुई ना, स्टेनोग्राफर डी है, बहू है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुआ। अब बचा कौन? बी बचा, जज बी हुए, बी तो बचा बस। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि ए और डी, बी और सी ये एक कपल है। ठीक, ई और एफ भाई बहन है। ठीक है, चलिए अब एक एक स्टेटमेंट करके देखते हैं। बी का प्रोफेशन, बी कौन है? जज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपल कौन कौन है? ए डी और बी सी पीछे ही हमने देख लिया। डी का प्रोफेशन क्या है, देखते हैं। डी का प्रोफेशन स्टेनोग्राफर, लेडी स्टेनोग्राफर डी है, स्टेनोग्राफर। ठीक, समझ में आया? देखो, एक पजल सॉल्व करने से, इसको बस सॉल्व करने से क्या हो गया? 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये थोड़ा ट्रिकी होता है, एक एक स्टेटमेंट अलग अलग करके देखना होता है। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे हम बहुत सारे वीडियोज़ अपने चैनल पर लाते रहेंगे। धन्यवाद।